आए दिन आप भी एक खबर सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में चला जा रहा है, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। तो फिर एक बात दिमाग में आपकी आती होगी या आनी चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू तय कौन करता है? रुपया हमारे देश का है, डॉलर किसी और देश का है। ये कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब कंपेयर किया तो डॉलर से ही क्यों किया? यूरो से कर देना चाहिए, एन से कर देना चाहिए, युआन से कर देना चाहिए, या नहीं करना चाहिए? भाई क्यों करें? तो ये सारी बातें तो आपके दिमाग में आती ही होंगी और आए दिन ये उठापटक तो मचता ही होगा। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि कंपेयर क्यों किया जाता है, रुपए की वैल्यू कौन डिसाइड करता है और कब, क्यों, कैसे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो मैं इतनी बात तो कह दे रहा हूं कि आज के बाद से मेरा वीडियो आप मत देखिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आपको लगेगा थोड़ा सा खिंचा रहा है तो आप थोड़ा सा ट्विक्स पे करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा वीडियो पूरा। तो ये जो रुपया है, डॉलर है, या किसी भी देश की करेंसी है जो एक दूसरे से कंपेयर करना है, तो फिर क्यों किया जाता है कंपेयर? ये जानने से पहले हमें तो ये जानना होगा ना कि रुपया क्या होता है, ये पैसा क्या होता है, ये डॉलर क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम कंपेयर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, रुपए की वैल्यू क्यों डिसाइड होती है, ये हम नहीं जान पाएंगे। देखिए आज के डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 91.39 है। यानी कि एक डॉलर के बराबर 91.39 रुपया, यानी कि मोटा मोटी 91 ही कह लिया जाए। एक डॉलर के बराबर 91 रुपया है। यानी कि आप एक डॉलर कमा रहे हैं तो 91 रुपया कमा रहे हैं। और एक डॉलर में अगर कोई सामान मिल रहा है इसका मतलब है कि 91 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये तो रही बात। अब आइए थोड़ा सा रुपया जान लीजिए कि रुपया होता क्या है। कुछ गांव में ऐसा है कि ये जो कहते हैं ना बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय, सामान देकर के सामान लेना। तो जिस जमाने में ऐसा ये होता था कि कोई सामान बेचने वाला आया तो थोड़ा सा गेहूं या चावल या मक्का देख करके वो सामान ले लिया, सब्जी ले लिया, आलू ले लिया, या पहले के जमाने में बर्फ मिलता था, आज हम उसको आइसक्रीम कहते हैं, बर्फ मिलता था तो बच्चे जाते थे ले लेते थे। ये सिस्टम चलता था। लेकिन शुरुआत रुपए की कहां से हुई? यहीं से उसकी भी, इसी में उसका बीज छुपा हुआ है। जब ऐसा चलता था तो दुनिया मस्त थी आपस में। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको जूता लेना है, अब जाहिर सी बात है एक किलो सब्जी आपने ले लिया 1 किलो गेहूं देकर के, जबकि सब्जी आपको 5 रुपए में मिलती थी, 10 रुपए में मिलती थी। आपको एक जूता लेना है, जूते का जो मूल्य है, रेट है, वो 200 रुपया है। अब 200 रुपए के लिए आपको कितना ज्यादा गेहूं देना पड़ेगा? नो डाउट फिर आप कहेंगे सर आधा बोरी या 1 बोरी। अब आप 1 बोरी गेहूं लेकर के उसके पास पहुंच गया, जूते वाले के पास, आपने उसको दे दिया। लेकिन आप अकेले तो नहीं है ना, आपके जैसे किसी और को जूते की जरूरत पड़ेगी, वो भी 1 बोरी लेके पहुंच गया, तीसरा पहुंच गया, चौथा पहुंच गया। अब उसके पूरे दुकान में गेहूं भर दीजिए तो फिर वो जूते की दुकान तो गायब हो गई ना। तो फिर इतना गेहूं रख तो नहीं सकता, इतने गेहूं की उसको जरूरत क्या है? तो फिर वो कहेगा नहीं यार कि हम गेहूं नहीं लेंगे। और फिर वस्तु विनिमय तो है, आप तो गेहूं ही देंगे ना। तो फिर वो एक काम करेगा कि कहेगा भैया कि गेहूं के बदले कुछ और दे दिया, और आप कहेंगे गेहूं ही मेरे पास है, मैं गेहूं के अलावा कुछ और नहीं दे पाऊंगा। तो आप भागे भागे अपने घर जाते हैं और अपने घर पे आप कहते हैं कि वो दुकानदार जो जूता वाला है वो गेहूं के बदले जूता नहीं दे रहा है। तो आपके पापा ये कहेंगे कि जाके उससे कह दो कि उसके पास रखने की अगर परेशानी है तो गेहूं मेरे ही पास रहने दे, वो जूता दे दे, मैं ये लिख के दे रहा हूं, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो गेहूं लेके चला जाएगा। अब आप जाते हैं, एक पर्ची लेकर के उसको देते हैं और वो आपको जूता देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रखने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, गेहूं वहीं पड़ा हुआ है, आपके घर ही पड़ा हुआ है, और जब उसको जरूरत पड़ेगी आप जाके ले लेगा। ये बड़ा आसान तरीका हो गया। अब इसी तरीके से काम चलता रहा। वो पर्ची वो रख लिया, अब उसको अपने होलसेलर के पास जाना है। अब वहां गया, आपने तो उसे पर्ची पकड़ाया था, अब वहां जब वो गया तो वो दे दिया पर्ची। वो कहेगा कि यार हम पर्ची हम क्या करें, हमें तो कोई ना कोई सामान दो। तो कहा कि नहीं, ये उन्होंने लिखित में दिया था, आप जाकर के वहां ले लीजिएगा। तो कहेगा कि अगर वो मुकर गया तब? होलसेलर कहेगा ना
कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? हम जाएं उसके पास गेहूं लेना और वो मुकर गया तब तो कहेगा कि यार चलो चेक कर लेते हैं। तो वो आएगा चेक करने, उसको अगर जरूरत पड़ती है, आप पे यकीन नहीं है तो आएगा आपके पास चेक करने और देखेगा कि हाँ आपके यहां सामान पड़ा हुआ है। तो जब सामान पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, दे देगा उसको। वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ यार गेहूं पड़ा हुआ है। लेकिन ये रही 1 2 3 4 लोगों की बात। पूरे देश में ये चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? तो फिर जिस तरह से मैंने कहा ना कि आपके पापा या मेरे पापा ने ऐसा किया, उसी तरीके से गांव के मुखिया ने ये अपने ऊपर वो लिया जिम्मेदारी कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, तो मुखिया ये काम करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से एक स्टेट का कोई तो मालिक का कोई राजा है, वो राजा ने जिम्मेदारी लेना शुरू किया कि भैया ये मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम इसको सामान दे देना और जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब मुझसे आकर के ले लेना। तो वो जो पर्ची दी जा रही है ना, जिसपे आप लिख दे रहे हैं कि मैं इसको 500 रुपए के मूल्य के बराबर या एक जूते के बराबर मैं वादा करता हूं कि तुमको सामान दे दूंगा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी भरपाई मैं कर दूं, तो वो जो लिख के दे रहा है ना, वही आने वाले समय में नोट बन गया, रुपया बन गया। ठीक, अब इसी तरीके से पूरे दुनिया में यही चीजें हैं, यही चलता है, सर्किल चलता है। लेकिन सवाल यह है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा नोट क्यों नहीं छापा जा सकता, आप उसको जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। अब क्या है, इसी तरीके से पूरे अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में एक राजा हो गया, राजा का मतलब आरबीआई हो गया। अब ये जिम्मेदारी आरबीआई अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम लोग एक दूसरे से सामान दे सकते हो और जितना वो मांगे दे दो, मुझसे तुमको जरूरत पड़ी इसके बदले जब चाहो मुझसे आकर के उसके बदले ले जाना। यानी कि ये जो नोट चल रहा है ना, कागज का जो लिख दिया है कि 500 रुपए देने का वचन देता हूं, इसके बराबर के मूल्य का, वो चाहे सोना हुआ, चाहे फॉरेक्स रिजर्व हुआ, चाहे जो कुछ भी, वो आरबीआई अपने पास रखा हुआ है। और गारंटी कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो यही काम इंडिया कर रहा है, यही पाकिस्तान कर रहा है, यही अमेरिका कर रहा है और यही दुनिया के सारे देश कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप उस पर्ची के बदले एक भरोसा करके आप सामान दिए जा रहे हैं, यानी कि आप दुकानदार हैं तो, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो यार हम देख लें कि सही में इस पर्ची के बदले गोदाम में माल राजा के पास, यानी कि आरबीआई के पास, जो आरबीआई राजा बन के बैठा है, तो उसके पास गोदाम में माल है कि नहीं है। तो आप चले गए देखने, तो आप देखे हैं कि यार उसके पास 10 क्विंटल है, 10 बोरी अनाज है, तो सेटिस्फाई हो गए, चलो यार 10 क्विंटल है, मैं 10 क्विंटल के लगभग के बराबर का सामान मैं दे दूंगा। इसी तरह से अमेरिका में जो बैठा है, उस दुकानदार हुआ, होलसेलर हुआ, वो सोचता है कि यार चलो देखते हैं वहां का जो मालिक है, यानी कि वो राजा है, वहां का जो केंद्रीय सेंट्रल बैंक है, उसके पास ये है कि नहीं है। वो जब वहां के जाके देखता है ना, तो देखता है कि इंडिया में, इंडिया के राजा के पास, इंडिया के सेंट्रल बैंक के पास 10 बोरी था, वहां जाके देखता है उसके पास तो 100 बोरी है यार, 100 बोरी है। तो वो आके कहता है, अरे यार टेंशन मत लेना, एक कागज के बदले जितना मांगे उतना दे दो। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अपने यहां यानी कि इंडिया में वो देख के आया कि गोदाम में 10 बोरी पड़ा था अनाज, तो आके कहता है कि अरे यार ठीक है यार, मांगे तो दे देना, 10 बोरी पड़ा है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसे उठा लेंगे। यानी कि आरबीआई के पास उतना धन है, जरूरत पड़ने पर आरबीआई दे देगा। लेकिन अमेरिका में यही कोई चेक करने गया है और देखा है कि उसके गोदाम में, उसके सेंट्रल बैंक में यार 10 बोरी नहीं, 100 बोरी पड़ा हुआ है। 100 बोरी अनाज पर, अनाज मींस आज के तो आप समझ सकते हैं सोना, चांदी, फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। अब वो 100 बोरी पड़ा हुआ है, यानी कि इंडिया से 10 गुना ज्यादा उसके पास माल है। तो वो आके मार्केट में कहेगा, अरे यार ये जो कागज लेके आएगा तो कागज के बदले तुम जितना चाहो उतना दे देना, इसलिए उसके गोदाम में बहुत माल पड़ा हुआ है। अब दुकानदार है, उसके एक कागज के बदले 10 किलो सामान देने लगेगा, 10 जोड़ी जूता देने लगेगा, 10 किलो सब्जी देने लगेगा। जबकि आपके यानी कि इंडिया में एक पर्ची के बदले सिर्फ 1 किलो सामान दुकानदार देगा, 1 किलो कोई अनाज देगा, 1 किलो सब्जी देगा, 1 जोड़ी जूता देगा।
क्यों? क्योंकि हमारे यहां गोदाम में जितना माल है उसी हिसाब से वो देगा, इसलिए कि गारंटी जैसी की रखी गई थी। अब ये कंपेयर हो रहा, समझ में तो बात आपको आ रही होगी। अब यहां से रुपए की वैल्यू तय की गई। दोनों ने एक पर्ची दिया था, लेकिन हमारी पर्ची पर 1 किलो सामान मिला और उसकी पर्ची पर सामने वाला 10 किलो देने को तैयार हो गया। इसलिए उसे भरोसा है कि उसके गोदाम में बड़ा माल पड़ा हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं होना, जब भी जरूरत पड़ेगी हमको तो वो, हम तो 10 किलो दे रहे हो तो उससे ज्यादा दे सकता है वो। अब यहां से वैल्यू जनरेट होनी शुरू हुई। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा खेल किसी देश की जीडीपी का है, पूरा खेल किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है इसका है। अब हमारे यहां 1 रुपए की वैल्यू के बराबर अगर 1 किलो अनाज मिल रहा है तो अमेरिका के $1 के बराबर 10 किलो अनाज मिल रहा है, यानी कि $1 के बराबर हमारे यहां। अब जैसे अब 10 किलो लेना होगा तो हमें क्या करना होगा? 10 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 10 रुपया देना पड़ेगा ना, जबकि $1 में उसे 10 रुपया मिल जा रहा है, तो $1 के बराबर 10 रुपया हो गया। अब इसी तरीके से जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ करती है, अमेरिका की जीडीपी हमसे तेजी से ग्रोथ कर रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। उसके पास जो सोने का भंडार है, उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, चांदी का भंडार है, आज के डेट में तो आप देख ही रहे हैं पेट्रोल के लिए मारामारी मचा हुआ है, उसके पास इतना भंडारण हो गया है कि $1 के मुकाबले 90 क्या 100 किलो 100 क्विंटल लोग देने को तैयार खड़े हैं। इसलिए कि पता है कि उसके पास इतना धन है कि मैं कभी नहीं डूबने वाला। एक तो बात ये हो गई। अब इसी तरह से पूरी दुनिया में डॉलर हो गया। अब चूंकि आज के डेट में दुनिया के 80% देशों का व्यापार जो है वो डॉलर में होता है। अब अमेरिका जो बैठा हुआ है वहां पर कहेंगे कि अमेरिका तो अमेरिका है हमारे यहां, लेकिन जब इंडिया से भूटान का व्यापार होगा, इंडिया से नेपाल का व्यापार होगा, इंडिया से पाकिस्तान का व्यापार होगा, तो रुपए में नहीं करेंगे, हम डॉलर में करेंगे। क्यों? इसलिए कि रुपए में व्यापार किए, नेपाली रुपए में व्यापार किए, पाकिस्तानी रुपए में व्यापार किए, पता चला हमको कागज का टुकड़ा दिया और उसके बदले हमको कुछ ना मिला, तो पाकिस्तान से अगर हम व्यापार करें, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, और पाकिस्तान का रुपया वैसे भी रसातल में हो तो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा है, हम कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया हो। अब पता चला कल के डेट में आतंकवादी आपस में लड़के अगर पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया तो हम कागज का नोट लेके हम क्या करेंगे? नेपाल में वही प्रॉब्लम, नेपाल से अगर हमारा व्यापार हुआ और नेपाल से कागज का टुकड़ा पकड़ा देगा, अगर कल के डेट में पूरा नेपाल ही खत्म हो गया तो खत्म का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो गई। बांग्लादेश में स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी देश है वो व्यापार करता है डॉलर में। डॉलर में व्यापार इसलिए होता है कि तुम कल के डेट में खत्म हो जाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था में चौपट हो जाए, कोई बात नहीं, हमसे नहीं लेना देना, लेकिन जो तुम मुझे कागज दे रहे हो ये वो वाले कागज देना, कभी जिंदगी मतलब जरूरत पड़े तो तुम डूबे कि नहीं डूबे हमको कोई लेना देना हो, हम वहां से भुना लेंगे। इसलिए पूरी दुनिया आज के डेट में जो व्यापार करती है वो डॉलर में करती है, ताकि एक भरोसा बना रहे। हमारी अर्थव्यवस्था नीचे ऊपर हो सकती है, डॉलर एक पूरा का पूरा एक मतलब एक है दिमाग में है कि नहीं डॉलर तो नहीं डिस्टर्ब होगा, इसीलिए जब भी कंपेयर किया जाता है तो डॉलर में किया जाता है। अब डॉलर, आप दोनों बातें कह सकते हैं। आप जानते होंगे कि संसद में एक बार निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब दोनों बात आप समझ सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका का डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे तेजी से ग्रो कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है। ये जो फासला था कल के डेट में अगर 1947 और 50 के इर्द गिर्द की बात करें तो $1 में नियर अबाउट ₹3 के आसपास हुआ करता था। अब वहां से हम यहां तक आए, धीरे धीरे दोनों के बीच का फासला बढ़ता चला गया। डॉलर यानी अगर आप तो बात समझ गए होंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो करती चली गई और इंडिया की अर्थव्यवस्था, इंडिया की इकोनॉमी अभी उतनी तेजी से ग्रो नहीं की है। तो ये जो जितना फासला बढ़ता चला गया है वही डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य तय होता चला गया। अब आते हैं अगले सवाल पर कि इससे फायदा और नुकसान क्या होता है। ये आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि इससे ये नुकसान, इससे ये फायदा, इससे ये नुकसान, इससे ये फायदा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आम आदमी को इससे कुछ नहीं समझ में आता होगा। तो एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको, इससे फायदा भी है, ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ नुकसान, इससे फायदा भी है
और इसे नुकसान भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एक फायदे की बात कर रहा हूं। सबसे पहले फायदा ही देख लिया जाए। भारत दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता रहता है, यानी कि आयात और निर्यात होता रहता है। यहां से सामान दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है और दूसरे देश से लाना आयात कहलाता है। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वह निर्यात बेस नहीं है, आयात बेस है। यानी कि निर्यात से ज्यादा आयात होता है। हम मंगाने, जाहिर सी बात है, आज के जब पेट्रोल अगर है तो आप समझ सकते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, और पेट्रोल ही अगर मंगा लें तो समझ जाइए कि आयात पे पूरी तरह से हम डिपेंड तो हो ही गए। ठीक है, लेकिन निर्यात में फायदा क्या होता है? $1 के मुकाबले आज की डेट में अगर 91 रुपया है, 91 रुपया है, तो दुनिया में व्यापार तो डॉलर में होगा। अब बताइए, अगर $1 के मुकाबले 91 रुपया, 91 की जगह पर चलिए 100 रुपया हो गया, तो अगर हम कोई सामान कल के डेट में बेच रहे थे, वो $1 का था, मान लीजिए $1 का था, तो हमको 1 रुपया मिलता था, इसलिए कि $1 के मुकाबले हमको 1 रुपया मिलता था। आज के डेट में $1 के मुकाबले 100 रुपया हो गया, तो सामान वही हम बेचे, लेकिन हमें कितना मिला? 100 रुपया मिला। अब बताइए फायदा है कि नहीं फायदा है? कल $1 के बराबर 1 रुपया था तो 1 ही रुपया मिलता था। आज $1 के बराबर 100 रुपया हो गया, तो वही सामान बेचे, लेकिन हमको बैठे बैठाए कितना मिल गया? हमको 100 रुपया मिल गया। जैसे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती है, और सॉफ्टवेयर बेचती है, तो उसका मान लिख के चलिए कि अगर वो $100 था और $1 के बराबर अगर 10 रुपया है, तो कंपनी को कितना मिलेगा? 1000 रुपया मिलता है। लेकिन आज के डेट में अगर $1 के बराबर 91 रुपया हो गया, तो बैठे बैठाए जो 1000 मिलना चाहिए था, वो आज के डेट में 9100 रुपया हो गया। यानी कि मुफ्त में, बिना किसी पैसा लगाए एक्स्ट्रा, आपको फायदा कितना हुआ? 8100 रुपए का फायदा हो गया। तो रुपए का मूल्य गिरने से एक फायदा होता है निर्यातकों को, यानी कि जो विदेशों में सामान बेचता है, वो चाहे इंडिया बेचे, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी बेचे, उसको इस तरीके से फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है? भारतीय सामान का दुनिया में सस्ता होना। अब दुनिया के नजर में भारतीय सामान सस्ता हो गया, खूब दुनिया वाले भारत का सामान खरीदने आएंगे। यानी कि उनको लग गया कि वहां, जैसे अगर $1 में कोई एक सामान मिलता है, अब $1 के मुकाबले 91 रुपया हो गया ना, तो वो उनके नजर में आएगा कि यार $1 देंगे तो वहां से 91 सामान मिलेगा। यानी कि 91 सामान मिल सकता है या 91 केजी सामान मिल सकता है। उनकी नजर में इंडिया सस्ता मार्केट हो गया, तो इंडिया से खूब सामान खरीद के लेके जाएंगे। तो बात समझ में आ गई ना? यहां पर क्या होगा कि खूब सामान, जैसे भारत का कपड़ा हुआ, हस्तशिल्प हुआ, ज्वेलरी हुआ, इन सारी जो गुड्स हैं, इसकी डिमांड जो है विदेशों में ज्यादा होती है। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपया डाउन होगा, तो हमारे यहाँ जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड जो है विदेशों में बढ़ेगी। ठीक है, इसका ये फायदा होता है। और फायदा क्या होता है? प्रवासी भारतीयों का ज्यादा पैसा भेजना। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं। अगर जैसे कुछ लोग सऊदी होते हैं, ज्यादातर लोग सऊदी कमाते हैं। अब सऊदी जो कमाते हैं, अगर वहां से पैसा यहां भेजते हैं, कल के डेट में 1 रियाल के बराबर अगर 1 रुपया था, जाहिर सी बात वहां 1 कमाएंगे, यहाँ 1 रुपया आएगा। 1 रियाल के बराबर 20 रुपया हो गया, तो कमाए तो वहां 1 ही रियाल, लेकिन यहाँ कितना हो गया? 20 हो गया। अगर हम अमेरिका गए हैं कमाने के लिए, $1 के मुकाबले 1 रुपया था, तो वहां $1 कमाते थे, यहाँ 1 ही रुपया घर भेजते थे। लेकिन अब क्या है? $1 कमाएंगे और घर कितना भेजेंगे? 91 रुपया घर भेजेंगे। इंडिया वाले बैठे बैठे अमीर होते चले गए। तो जितने लोगों के फैमिली के लोग जो है विदेशों में काम करते हैं, जॉब करते हैं, कमाते हैं, वो मुफ्त में ऐसे ही अमीर होते चले जा रहे हैं, रुपए के डाउन होने की वजह से। कमा रहे हैं $1, यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। अब मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी का क्या मतलब हुआ? जब विदेशों में सामान भेजा जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम चीजों को बनाएंगे। तो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, मेक इन इंडिया। जितना हो सकता है हम क्या करते हैं? सामान बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, दुनिया में जाएगा। चाइना इसी में आगे है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का इससे फायदा हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को फायदा क्या मिलेगा कि दुनिया का कोई भी इंसान है, वहां से बैठ के सर्च करेगा कि यार इंडिया में अगर हम $10 देके चले तो कहां कहां घूम लेंगे।
तो पता चला $10 देके चलेंगे, इंडिया में चलेंगे, 10 रुपया हो जाएगा, पता चला हम दिल्ली एयरपोर्ट पर ही ना उतर पाएंगे। आज के जो बैठे बैठे सोचता होगा कि $10 लेके चले दुनिया में कहां घूम आएंगे, तो $1 के मुकाबले अगर 91 रुपया हो गया तो उसके पास वो सोचेगा यार अब तो ताजमहल भी घूम लेंगे। तो जितना ज्यादा रुपए की वैल्यू डाउन होगी तो $1 में वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकता था, लेकिन आज वो $1 लेके आ रहा है तो घूम सकता है। तो इस तरीके से विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान आएंगे, जब यहां आएंगे तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। ये तो रही फायदे की बात, लेकिन सिर्फ फायदा देखकर खुश मत हो जाइए, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ओवरऑल लास्ट में आप देखेंगे इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, फायदा नहीं है। अब क्यों? मैंने शुरू में ही कहा था कि भारत निर्यात बेस्ड कंट्री नहीं है, एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, यानी कि आयात ही ज्यादा होता है। अभी जो मैं निर्यात वाली बात कर रहा था ना, बाहर बेचना बाहर बेचना, तो बाहर हम बेचते कम है, बाहर से मंगाते ज्यादा है। सीधी सी बात है, अगर किसी एक की बात कर लिया जाए तो तेल ले लीजिए ना, तेल हम 90 और 95% तेल जो है विदेश से खरीदते ही हैं। उसके अलावा अभी एक और बात कर लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स की। आप चिप्स जानते होंगे ना, चिप, स्क्रीन जानते होंगे। दुनिया में जितने चिप्स वगैरह या जितने मोबाइल के गैजेट्स होते हैं या स्क्रीन होते हैं, आज के इतने मोबाइल अध्ययन कर 90% विदेशों से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। तो अब बताइए, अगर तेल कल, व्यापार तो डॉलर में ही होना है, अगर $1 के बराबर 1 रुपया था तो हम व्यापार करते, अगर मान लीजिए कि तेल $1 लीटर है, मान लेते हैं एक बात, तो अगर $1 के बराबर 1 रुपया होता तो 1 लीटर के बदले हम 1 रुपया देते ना। लेकिन आज $1 के मुकाबले 91 रुपया है, तो वही 1 लीटर तेल खरीदने के लिए अब हमको 91 रुपया देना पड़ेगा। तो आयात महंगा हो गया। अब जब आयात महंगा हो गया तो सीधी सी बात है, कच्चा तेल महंगा होगा, और कच्चा तेल महंगा होगा तो आज के डेट में अगर समझ जाइए कि लोगों की सांसें चल रही हैं तो समझिए तेल पर चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है, मोटरसाइकिल से लेकर हवाई जहाज, ट्रक, बस, ट्रेन, हर चीज तेल से चल रहा। और जब तेल महंगा होगा तो भाड़ा महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा तो फिर सारे सामान महंगे, यानी कि ओवरऑल महंगाई आ जाएगी। अब महंगाई जब आ जाएगी तो बात वही हुई कि अमेरिका के $1 में ढेर सारा सामान मिल रहा था और हमारे यहां 1 रुपए में बहुत कम सामान मिल रहा है। बात घूम फिर के वहीं आ गई। बात मेरी समझ में आई ना? उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट्स वगैरह सब महंगे हो जाएंगे। मैंने बताया कि 95% चीजें बाहर से मंगाई जाती हैं। आप जानते हैं कोरिया से मंगाई जाती है, चाइना से मंगाई जाती है, जापान से मंगाई जाती है, कुछ देशों से, ये देशों से मंगाई जाती है। व्यापार हम डॉलर में ही करेंगे। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा तो जो चीज $1 के अगर बराबर 1 रुपया होता तो 1 रुपए में मिल सकता था, आज के डेट में वो 91 रुपए में देना मिल रहा है हमको। कल के डेट में हो सकता है वही सामान हमको 100 रुपए मिलने लगे, कल हो सकता है वही सामान हमको 200 रुपए मिलने लगे। तो बैठे बैठाए सारा सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो रुपए की वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे डाउन होगी, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है सब के सब महंगे होते चले जाएंगे। ठीक है? और क्या होना है? विदेशों में पढ़ाई और पर्यटन का महंगा होना। विदेश में आप अगर पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं तो अगर डॉलर के मुकाबले 1 रुपया होता, डॉलर के मुकाबले 10 रुपया होता, तो अगर वहां की फीस $10 होती, $10 होती तो आप 100 रुपए देके काम चला लेते, 100 रुपए देके काम चला लेते। लेकिन एक बात बताइए, अगर वहां की फीस अगर $10 है, कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं, $10 उसकी फीस है, और अगर 100 रुपया हो गया, रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले 100 रुपया हो गए, तो एक बात बताइए, आपको पूरा कितना देना पड़ा? 1000 रुपया देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? 1000 रुपया देना पड़ा कि नहीं? जो आराम से 100 रुपया में काम चल जा सकता था, अगर 10 होता तो
1,000 रुपए देना पड़ा। तो रुपए की वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे डाउन होगी, हमारे यहाँ के बच्चे विदेश में जब पढ़ने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। इसी तरह से आप विदेश जाते हैं तो हवाई टिकट दिन पर दिन आप देखते होंगे महंगा होता चला जा रहा है। महंगा इसीलिए होता चला जा रहा है कि बात तो वहां सिर्फ डॉलर में होगी, और जब डॉलर में होगी तो रुपया डाउन, तो रुपया हमको ज्यादा देना पड़ेगा। बात क्लियर हुई ना। आप विदेश जब घूमने जाते हैं तो हर चीज महंगा, अब टिकट महंगा होगा, वहां का होटल बुकिंग महंगा होगा, वहां के खर्चे महंगा होंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से चालू खाता घाटा, अब ये क्या होता है जरा देख लीजिएगा। देश के स्तर पर एक बड़ा आर्थिक नुकसान है, इसलिए अब मैंने कहा ना कि भारत का निर्यात कम आयात ज्यादा होता, अभी मैंने बताया है। तो रुपए के गिरने की वजह से आयात बिल ज्यादा होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए का सामान खरीदता हूं और 100 रुपए का बेचता हूं, बैलेंस बराबर। 100 रुपए का सामान खरीदता हूं, 100 रुपए का बेचता हूं, बैलेंस बराबर। लेकिन मैं खरीदता हूं 100 रुपए का, अब बेचता हूं 50 रुपए का। अब सोच के देखिएगा, बेच रहा हूं 50 रुपए का और खरीद रहा हूं 100 रुपए का। मैंने कहा था कि आयात ज्यादा होता है, तो हम 50 रुपए पहले से ही ऑलरेडी घाटे में है कि नहीं है ना। और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू ऑलरेडी नीचे गिरती चली जा रही है। तो जब गिरती चली जा रही है तो फिर वो 50 रुपए का जो घाटा है, वह जो ही डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जाएगा, वो 50 रुपया भी 55, 60, 70, 100, 200 होता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो इसी तरह से क्या है कि जब जब रुपया जिस तरीके से, जिस रेशियो में नीचे गिरता चला जाएगा, ये चालू खाता घाटा जो है ये बढ़ता चला जाएगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम तो बात तो डॉलर में ही करेंगे, विदेश से व्यापार करना है, करना तो डॉलर में ही है, और जब डॉलर भा जाएंगे तो रुपया ज्यादा देना ही पड़ेगा। उसके बाद से देखिए क्या सबसे ज्यादा नुकसान है, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता है। विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता है। अब विदेशी कर्ज का बोझ क्यों? बहुत सारी कंपनियां भारत में, भारत की कंपनियों के क्या, भारत सरकार ही खुद विदेश से कर्ज लेती है। और जब विदेश से कर्ज लेती है तो किसमें लेगी भाई? डॉलर में लेगी कि नहीं लेगी? डॉलर में लेगी। और अगर बताइए, अगर वो $1,000 का कर्ज लिया और अगर एक के बराबर एक होता और 10% भी ब्याज होता, इस पर मान लीजिए अगर 10% ब्याज होता, 10%, तो 1,000 के बदले हमको 100 रुपए देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? नो डाउट हम दे देते। लेकिन अब डॉलर के मुकाबले, $1,000 के मुकाबले अब रुपया हो गया 100, रुपया हो गया 100। मतलब जो हम 100 रुपया में काम चला सकते थे, अब उसका 100 गुना देना पड़ेगा। अगर $1 के मुकाबले 1 रुपया होता तो 10% के हिसाब से 100 रुपया देके काम चला लेते। लेकिन अब उस $1 के मुकाबले 100 रुपया हो गया, तो ये बताइए जो 100 रुपया में काम चलता था उसके 100 गुना देना पड़ेगा। यानी कि अब कितना देना पड़ेगा? यानी कि अब 10,000 देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे रुपए की वैल्यू नीचे आती है, विदेशी कर्ज का जो लोड है ना हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। उसके ब्याज में हम इतने दब चुके होते हैं कि मूल भी नहीं जमा कर पाते हैं। उसी तरह से विदेशी कर्ज का जो भार है वो बढ़ता चला जाता है। वो भारत सरकार पे भी बढ़ रहा है और वो कंपनियों पे भी बढ़ रहा है। और आखिर देख लीजिए, विदेशी निवेशक जो है वो अपने आप को भारत से बाहर कर लेते हैं। जो विदेशी निवेशक है वो इंडिया में जब निवेश किए हुए हैं, तो फिर जब रुपए की वैल्यू इतना ज्यादा नीचे गिरेगी तो सोचेंगे यार सब इंडिया में काहे निवेश करें हम तब। भाई डॉलर के मुकाबले, भाई हमको इंडिया में निवेश किए हैं, तो इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया तो यहां तो रुपये में आमदनी होती होगी ना। यहां रुपए में, जैसे मान लीजिए इंडिया में 100 रुपया कमाया बेचारा, अब इंडिया में 100 रुपया कमाया और जो ही इंडिया से बाहर निकलेगा तो पता चला वो बेचारा कि $1 कमाया है, $1 कमाया है। तो फिर सोचेगा कि फिर इंडिया में हम क्यों इन्वेस्ट करें भाई, इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें हम, फिर ऐसे देश में इन्वेस्ट करें जहां 100 रुपया कमाएं तो सीधे यार $100 हो ना। तो फिर यहां से क्या करेगा, वो जो इन्वेस्टर होगा वो यहां से पैसा विड्रॉ करना शुरू करेगा। तो जब बहुत ज्यादा नीचे डाउन होता है तो फिर इंडिया में, यानी कि अपने देश में, भारत में विदेशी निवेशक आते नहीं है, विदेशी फैक्ट्रियां आती नहीं है। उसका शोर तो मचाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में लगातार जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट, इसे आप देखते होंगे कि आज तक प्रधानमंत्री हमारे जो है लगातार कोशिश करते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत आए, लेकिन जिस स्तर पे कोशिश होती है उस स्तर पे उसका बहुत ज्यादा फायदा दिखता नहीं है। तो ओवरऑल अगर कह दें कि रुपए की वैल्यू डाउन होने से घाटा ही है, मुनाफा नहीं है, फायदा नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ये जानते थे कि नहीं जानते हैं, और ये पूरी की पूरी जो ये इकोनॉमी प्रणाली है, इकोनॉमी सिस्टम है, अर्थव्यवस्था है, ये सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।